अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की पुलिस की असली कहानी पुलिस थानों से नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति से शुरू होती है जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, तो क्या आप यकीन करेंगे आज जिस पुलिस को हम कानून का रक्षक मानते हैं, क्या वो शुरुआत से ही जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी या फिर उसका जन्म भारतीयों पर शासन करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए और विद्रोह को कुचलने के लिए हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या है कि 1861 के पुलिस एक्ट में कि आजादी के दशकों बाद भी भारत की पुलिस व्यवस्था की नींव उसी पर टिकी हुई है? क्या है ये सिर्फ एक कानून है या फिर ब्रिटिश राज की एक ऐसी विरासत जिसकी छाया आज भी भारतीय लोकतंत्र पर दिखाई देती है? लेकिन इस रहस्य का जवाब 1861 से भी बहुत पहले छिपा है। हमें लौटना होगा कुछ हजार साल पीछे, उस भारत में जहां ना पुलिस स्टेशन थे, ना खाकी वर्दी थी, ना एफआईआर थी और ना ही आईपीसी। फिर भी कानून चलता था, अपराधियों को सजा मिलती थी और व्यवस्था कायम थी। तो आखिर उस दौर में न्याय कैसे होता था, भारत की पहली पुलिस कैसी थी और कैसे प्राचीन व्यवस्था से शुरू हुआ ये सफर अंग्रेजों के पुलिस एक्ट तक पहुंचा? यही है भारत की पुलिस व्यवस्था की वो कहानी जिसे जानना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। भारत में कानून व्यवस्था का इतिहास बेहद पुराना माना जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में तस्कर यानी चोरों और उन्हें पकड़ने वाले विशेष रक्षकों का उल्लेख मिलता है। हालांकि उस समय आधुनिक अर्थों में कोई पुलिस विभाग मौजूद नहीं था, जैसी पुलिस व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था हम आज देख रहे हैं। पहली बार पुलिस की संस्थागत व्यवस्था हमें देखने को मिलती है मौर्य साम्राज्य में। इस व्यवस्था को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है अर्थशास्त्र, जिसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र में राज्य की सबसे बड़ी शक्ति को दंड कहा गया है, लेकिन यहाँ दंड का अर्थ केवल सजा नहीं है। इसका मतलब था राज्य की वो शक्ति जो समाज में व्यवस्था बनाए रखे, अपराध को रोके और नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दे। प्रसिद्ध पुलिस इतिहासकार डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता अपनी किताब द पुलिस इन ब्रिटिश इंडिया 1861 to 1947 में लिखते हैं, प्राचीन भारत में पुलिस कोई अलग वेतन भोगी विभाग नहीं था। राज्य की ओर से जो व्यक्ति दंड लेकर समाज में शांति बनाए रखता था वही दंडाधिकारी था। उसका मकसद अपराधियों में भय और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना था। यानी उस समय पुलिस कोई अलग संस्था नहीं थी, बल्कि शासन की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरों पर काम करती थी। सबसे पहले था दंडपाल, जो सेना और आंतरिक सुरक्षा के बीच समन्वय करता था। दूसरा था दुर्गपाल, जिसकी जिम्मेदारी किलों और नगरों की सुरक्षा थी। और तीसरा था अंतपाल, जो सीमाओं, व्यापारिक मार्गों और राजमार्गों की रक्षा करता था। इन अधिकारियों का उद्देश्य केवल अपराध रोकना नहीं था, वे व्यापार की सुरक्षा, यात्रियों की रक्षा, राज्य की सीमाओं की निगरानी और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने का काम भी करते थे। मौर्य काल की एक सबसे अनोखी व्यवस्था थी प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। अगर किसी गांव में चोरी होती थी तो केवल चोर ही जिम्मेदार नहीं माना जाता था, गांव के मुखिया यानी ग्रामिक की भी जिम्मेदारी होती थी कि अपराध को पकड़कर प्रशासन के सामने पेश करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता था तो कई मामलों में चोरी से हुए नुकसान की भरपाई गांव या उसके मुखिया को करनी पड़ती थी। यानी अपराध रोकना सिर्फ शासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी थी। समय के साथ गांवों का विस्तार हुआ, इसके बाद पंचायत आधारित प्रशासन विकसित हुआ। गांवों में ग्रामिक नाम का अधिकारी चुना जाता था, जो पंचायत और गांव के बुजुर्गों की मदद से विवाद सुलझाता। कई गांवों को मिलाकर गोप नाम की एक प्रशासनिक इकाई बनाई जाती थी, जबकि शहरों में यही जिम्मेदारी स्थानिक नाम के अधिकारी निभाते थे। इन अधिकारियों का मुख्य काम अपराध रोकना, सामाजिक विवाद सुलझाना और स्थानीय व्यवस्था बनाए रखना था। यानी आज जिस काम के लिए थाना जिम्मेदार होता है, उसका प्रारंभिक स्वरूप कहीं ना कहीं यहीं से इन व्यवस्थाओं में दिखाई देता है। समय बदला, कई सदियां बीती, भारत में दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल शासन की स्थापना हुई। इसके साथ प्रशासनिक भाषा और व्यवस्था दोनों में बड़ा बदलाव आ गया। अब संस्कृत आधारित पदों की जगह फारसी और अरबी प्रभाव वाले पद सामने आने लगे। इसी दौर में 2 नए पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए, पहला कोतवाल, दूसरा फौजदार। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब
मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है, मुगल काल का कोतवाल केवल पुलिस अधिकारी नहीं था, वो मजिस्ट्रेट भी था, बाजार की व्यवस्था देखता था, कीमतों पर नजर रखता था, जासूसों के नेटवर्क की निगरानी करता था और शहर की सामाजिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखता था। यानी कोतवाल आज के कई विभागों की शक्तियां एक साथ अपने पास रखता था। इसलिए आज भी भारत के कई शहरों में पुलिस मुख्यालय को या पुलिस थाने को नगर कोतवाली कहा जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था संभालने का काम फौजदार करता था। वो केवल कानून व्यवस्था नहीं देखता था, बल्कि लगान वसूली, विद्रोह को दबाना और स्थानीय जमींदारों को अपने कंट्रोल में रखना भी उसी की जिम्मेदारी होती थी। यानी इस दौर में पुलिस जैसी व्यवस्था का पहला उद्देश्य जनता की सेवा नहीं बल्कि शासन की स्थिरता बनाए रखना था। इसके साथ ही मुगल शासन में गांवों के मुखिया और चौकीदार भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई बन गए। मुखिया लगान वसूलने, स्थानीय विवाद सुलझाने, शासन से संपर्क बनाए रखने का काम करते थे। वहीं चौकीदार गांवों की सुरक्षा, यात्रियों की रक्षा, अपराधियों की जानकारी इकट्ठा करने का काम करता था। इतिहासकारों के अनुसार उस समय चौकीदार दो श्रेणियों में बटे होते थे। पहला उच्च श्रेणी के चौकीदार जो अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे, जबकि दूसरे होते थे सामान्य चौकीदार जो खेतों, फसलों और गांवों की निगरानी करते थे। इसके बाद 1765 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्विजिशन ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की दीवानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी। अब कंपनी केवल व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन चुकी थी। लेकिन शासन चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो जनता के विरोध को दबा सके और राजस्व यानी टैक्स की सुरक्षा कर सके। यहीं से भारतीय पुलिस के इतिहास का सबसे निर्णायक अध्याय शुरू होता है। शुरुआत में अंग्रेजों ने जमींदारों, चौकीदारों और फौजदारों की पुरानी व्यवस्था को कायम रखा, उन पर भरोसा किया। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि स्थानीय व्यवस्था भ्रष्टाचार और निजी हितों में उलझी हुई है। 1791 से 1793 के बीच तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले जमींदारों से पुलिस संबंधी अधिकार वापस ले लिए गए। फिर जिलों को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया, जिन्हें थाना कहा गया। हर थाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे दरोगा कहा गया। इतिहासकार सर जे.सी. क्यूरी अपनी किताब द इंडियन पुलिस 1932 में लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में दरोगा स्थानीय स्तर पर कंपनी का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि था। उसका काम केवल अपराध रोकना नहीं बल्कि कंपनी के हितों की रक्षा करना और राजस्व व्यवस्था को लागू करना था। दरोगा शब्द फारसी मूल का था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नई प्रशासनिक शक्ति दे दी। हालांकि अधिकार तो बहुत दिए गए, लेकिन सैलरी बेहद कम रखी गई। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इसी के चलते आगे चलकर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और पुलिस की नेगेटिव छवि को जन्म दिया गया। 1793 की दरोगा व्यवस्था ने अंग्रेजों को एक प्रशासनिक ढांचा तो दे दिया था, लेकिन 1857 की क्रांति ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी। जब सैनिकों, किसानों, जमींदारों और स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि केवल सेना के भरोसे भारत पर राज नहीं किया जा सकता। उन्हें एक ऐसी पुलिस चाहिए जो जनता की नहीं बल्कि सरकार की वफादार हो। यहीं से पुलिस को सिविल फोर्स से ज्यादा कंट्रोल फोर्स बनाने की मजबूत सोच रखी गई। सर चार्ल्स नेपियर मॉडल यहाँ पर लागू किया गया। इतिहासकार बताते हैं कि 1843 में सिंध जीतने के बाद सर चार्ल्स नेपियर ने वहां आयरिश कांस्टेबलरी की तर्ज पर एक पुलिस बल बनाया। इस पुलिस बल की 3 खासियत थी। पहला, सेना के जैसा डिसिप्लिन, दूसरा, केंद्र से नियंत्रित कमांड और तीसरा, शासन के प्रति जवाबदेही। 1857 के बाद अंग्रेजों ने इसी मॉडल को पूरे भारत में लागू करने का फैसला किया। भारतीय पुलिस अधिनियम 22 मार्च 1861 को ब्रिटिश सरकार ने इंडियन पुलिस एक्ट 1861 लागू किया। यही वो कानून था जिसने आधुनिक भारतीय पुलिस की बुनियादी संरचना तैयार की। इस कानून के तहत पहली बार पूरे देश में एक संगठित पदों को आधार पर रखा गया और एक पुलिस बल बनाया गया। इस एक्ट के तहत हर जिले में एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नियुक्ति की गई। हर प्रांत में आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल का पद बनाया गया। वहीं भारतीयों की भूमिका को सीमित रखा गया। ऊंचे पद लगभग पूरी तरह से अंग्रेज अधिकारियों के लिए ही रिजर्व कर दिए गए। भारतीयों को आमतौर पर कांस्टेबल, दरोगा या निचले पदों तक सीमित रखा गया। डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता अपनी किताब द पुलिस इन ब्रिटिश इंडिया
1861 से 1947 में लिखते हैं। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के बारे में उनका कहना है कि 1861 का पुलिस एक्ट एक औपनिवेशिक हथियार था। इसे लोकतांत्रिक समाज के लिए नहीं बल्कि एक अधीन देश की जनता को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। यानी पुलिस का मूल मकसद नागरिक अधिकारों की रक्षा से ज्यादा राज्य की सत्ता को सुरक्षित रखना था। संविधान निर्माताओं ने पुलिस को संघीय ढांचे के तहत राज्यों का सब्जेक्ट माना है। आर्टिकल 246 के तहत कानून बनाने की शक्तियां 3 सूचियों में बांटी गई हैं। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और तीसरी है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। संविधान में पुलिस को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में पुलिस का संगठन, नियंत्रण और संचालन राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र की भी भूमिका इसमें काफी अहम है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी देता है कि वो राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। इसी आधार पर जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की सहायता राज्य को दी जाती है। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत आजादी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा। यानी पुलिस को कानून लागू करने का अधिकार है, लेकिन वो नागरिक की स्वतंत्रता मनमाने तरीके से नहीं छीन सकती। यहीं से आज की लोकतांत्रिक पुलिसिंग की अवधारणा भी सामने आती है। अब आते हैं डीके बसु मामले पर। पुलिस हिरासत में यातना और मौतों के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी मेमो तैयार करना होगा, परिजनों को सूचना दी जाएगी, मेडिकल जांच होगी, गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार बताए जाएंगे। ये फैसला पुलिस शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण का बड़ा उदाहरण माना जाता है। पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने पुलिस सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस में अदालत ने 7 बड़े सुधार सुझाए। पहला, राज्य सुरक्षा आयोग बनेगा। दूसरा, डीजीपी की मेरिट आधारित नियुक्ति। तीसरा, निश्चित कार्यकाल। चौथा, जांच और कानून व्यवस्था शाखा का अलगाव। पांचवा, पुलिस स्थापना बोर्ड। छठा, पुलिस शिकायत प्राधिकरण। और सातवां, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग। इन निर्देशों का उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक दबाव से कुछ हद तक आजाद करना था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुलिस व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए ये बदलाव काफी होंगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।